नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरें क्या हैं बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता शामिल। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा बजट सत्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अधिवेशन में जुटे भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह और नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को महानिदेशक अचोले सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरे चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत, 8 घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में घायल हुए लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सरदार सरोवर बांध सहित 36 जलाशय और 25 बांधों के लिए अलर्ट जारी। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। मुंबई में आज सुबह से झमाझम बारिश। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट से सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले पर पलटा हाईकोर्ट का फैसला। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 133 लोगों की मौत। कर्फ्यू के दौरान देखते ही गोली मारने के आदेश। भारत की किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 200 मीटर रेस में जीता स्वर्ण पदक। दूसरे स्थान पर रही ज्योति यारासी और राजेश रमेश ने 400 मीटर रिले में जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। अब आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के विस्तार से। सबसे पहले अगर बात की जाए बांग्लादेश की, दरअसल बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले में अपना फैसला उसने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश में कोटा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां सामने आया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। जिस तरीके से गतिविधियां लगातार बनी हुई थी, वहीं कोटा विवाद पर बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन का दौर था वो जारी था और इसमें कई लोगों की जो जान भी है वो अभी तक जा चुकी थी। इसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश में कोटा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोटा मामले को लेकर स्थिति लगातार वहां बनी हुई थी संघर्षपूर्ण और कोटा विवाद पर बांग्लादेश में जारी है हिंसक प्रदर्शन। इसी बीच ये एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया है। तो बांग्लादेश में कोटा मामले पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहां दिया है। दरअसल बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का फैसला था कोटा मसले को लेकर उसको पलट दिया है। और हमने देखा था किस तरीके से कोटा विवाद पर बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन का दौर है वो जारी था। कोशिश की जा रही थी कि किस तरह शांतिपूर्ण व्यवस्था हो पाए, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत जो हाईकोर्ट का फैसला आया था कोटा मामले को लेकर उसको बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ लगातार हमने देखा था किस तरीके से कोटा विवाद जो है वो गहरा रहा था। उसी के चलते बांग्लादेश में लगातार हिंसक प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा था। हालांकि अब देखा जाए तो ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां कोटा मामले पर जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे पलट दिया गया है। बड़ा फैसला दिया है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से हिंसा भड़काने के बाद कुछ दिन बाद पुलिस ने पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लगा दिया था और देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए थे। और इस बीच ये जो एक बड़ा फैसला, अहम फैसला बांग्लादेश के नजरिए से अगर देखा जाए, क्योंकि स्थिति लगातार वहां पे गंभीर बनी हुई थी, हिंसक प्रदर्शन का दौर चल रहा था और करीब 133 लोगों की मौत इन हिंसक प्रदर्शनों में हुई।
और इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, कितना बड़ा और अहम फैसला इसको माना जाए? देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश की कानून व्यवस्था जो स्थिति है वो काफी गंभीर होने के कारण ये अदालत को लगा कि जो 7 अगस्त को जिसका सुनवाई होनी थी वो प्रीपोन करके आज के लिए लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी जो बेंच है उनकी तरफ से आज सुबह से इसका सुनवाई करने के बाद ये फैसला लिया गया। इसमें 2 पहलू है। एक तो मैं बता दूं कि एक जो हाईकोर्ट का जो फैसला था कि जो पुराने कोटा सिस्टम है उसको फिर से लागू करने की, मतलब 30% जो मुक्ति योद्धा कहते हैं, मतलब फ्रीडम फाइटर 1971 की, उनके परिवार के लोगों को और बाकी जो कुछ भी है, तो इसकी पूरी तरह से इस जो कोटा सिस्टम है इसको बातिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इक्वेशन दिया गया है इस कोटा सिस्टम का कि 93% मेरिट के बेसिस पे और सिर्फ 5% जो फ्रीडम फाइटर है उनके परिवार के लिए और 2% अन्य के लिए। तो इसमें अदालत की तरफ से बताया गया है कि ये अदालत की सोच है, सरकार अगर चाहे तो इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अदालत की तरफ से चीफ जस्टिस ने जो छात्रा रास्ते पे आंदोलन से उतर हुए थे उनको अपने घर वापस जाने के लिए अपील रखे हैं। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, और क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे जो हिंसक प्रदर्शन का दौर था वो जारी था, करीब 133 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई। क्या माना जाए, क्या अब जो शांति व्यवस्था है वो कुछ बहाल होती नजर आएगी? देखिए, अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हिंसक प्रदर्शन 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले शुरू होने का देखे थे हम लोगों ने, उस वक्त ये दावा किया गया था और ये डिमांड किया गया था कि ये कोटा सिस्टम को बदलना पड़ेगा, या बातिल करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। फिर बाद में इसको बदलने की एक मांग आया। बाद में अभी ये भी मांग आया कि जो लोग अभी इस आंदोलन के कारण जेल गए हैं उनके बारे में सोचा जाए, वगैरह वगैरह। ये काफी सारे मांगे एक के बाद एक आता गया पिछले कुछ दिनों। अब देखना यह है कि जो बेसिक डिमांड है वो बेसिक डिमांड की इस तरह से आपूर्ति होने के बाद जो छात्र है वो अपने घर या बाद में अपने हॉस्टल, अपने कॉलेज वापस जाए, या स्थिति का किस तरह से सरकार की तरफ से काबू में लाया जाए, इसके बारे में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वहाँ पे कर्फ्यू जारी है और शूट एट साइट भी जारी है। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी भी जो आदेश है वही है, देख रही गोली मारने का जो आदेश है वो है, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों की भी बात की जाए, उनकी सुरक्षा की बात की जाए, जिनका हवाला दिया गया है कि जो कि अभी स्थिति है, क्या यथास्थिति अभी कुछ दिन तक जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी हमें? यही पूरी उम्मीद किया जा रहा है कि इसके बाद कम से कम, और जिस तरह से चीफ जस्टिस ने भी अपना आवेदन रखे हैं कि आपका जो है घर जाए वापस और शांति से अपने जो करियर है उसके ऊपर। और 93% ये मेरिट के बेसिस है। ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की तरफ से कि आप अपने पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि 93% जब मेरिट पे बेसिस है तो आप अपने मेरिट के ऊपर भरोसा रखिए और अपने घर जाके अपने पढ़ाई में दिल लगा के काम करें। तो ये जो अपील है, अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से ये इंतजार में है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना या उनकी, देखिए इसमें 2 चीजें और भी है कि ये मामला भी उठा गया कि होम मिनिस्टर और जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इनका इस्तीफा भी मांगा गया है। तो ये जो पेचीदा स्थिति तैयार होकर गया है पिछले 10 दिनों में, इसमें कहां गुत्थी सुलझाया जाए और किस तरह से प्रधानमंत्री और बाकी जो सरकार है वो इस स्थिति को काबू में लाए। जी बिल्कुल, लगातार प्रयास वही किए जा रहे हैं और उस बीच ये बड़ा फैसला। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपने जानी किस तरीके से बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था कोटा मसले को लेकर उसको पलट दिया है। वहीं बांग्लादेश में अशांति के बीच विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करने वाले कई भारतीय, नेपाली और भूटानी छात्रों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने इन छात्रों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए आईसीपी, पेट्रोपोल, एलसीएम घेरे और इसके साथ साथ
घोचडांगा और महादीपुर में विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए हैं। अब तक बीएसएफ ने 572 भारतीय छात्रों, 133 नेपाली छात्रों और करीब 4 भूटानी छात्रों की वापसी में सफलतापूर्वक सहायता की है। वहीं बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता एके डीआईजी आर्या ने पुष्टि की है कि बीएसएफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ लगातार संपर्क में हैं। तो 572 छात्र जो हैं उनको सकुशल देश पहुंचे। इसके साथ साथ नेपाली और भूटानी छात्र भी हैं जिनको उनके देश सकुशल पहुंचाया गया है। वहीं संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इनके अलावा सपा नेता रामगोपाल यादव, कांग्रेस के जयराम रमेश, डीएमके के तिरुच शिवा समेत विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ मंथन हुआ। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। तो खासतौर से अगर बात की जाए, जो बजट है वो 23 जुलाई को पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर देखा जाए तो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी सत्र शुरू होने से पहले, उसमें हमने देखा तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे। क्या ताज़ा जानकारी? हाँ देखिए, सर्वदलीय बैठक जो है तकरीबन 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जो है इस बैठक का आयोजन हुआ और हालांकि बैठक से अब धीरे धीरे एक एक कर नेता जो हैं वो बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन अभी भी बैठक के भीतर अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के उपनेता हैं वो अभी मौजूद हैं। जेपी नड्डा जो राज्यसभा में नेता सदन हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, जयराम रमेश समेत अनेक जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो बैठक में अभी भी मौजूद हैं। बैठक से बाहर निकलने वाले नेताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले आरजेडी के सांसद अमरिंदरधारी सिंह जो हैं वो बाहर निकले। उसके बाद बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के दूसरे गुट के नेता हैं वो बाहर निकले। चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी बैठक से बाहर निकल चुके हैं। वाईएसआर के जो विजय साई रेड्डी हैं वो बाहर निकले हैं। टीडीपी के भी एक सांसद बाहर निकले हैं। लेकिन अभी जो बहुसंख्यक सांसदों की जो पूरी जमात है, पूरी जो टोली है वो अभी संसद के जो एनेक्सी के जो कमेटी कक्ष है उसमें अभी भी मौजूद है और ये उम्मीद की जा रही है कि बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन अंतिम दौर में कई चीजें हैं जो जिन पर डिस्कस होना बाकी था उस पर जो है बातचीत चल रही है। जो बैठक से बाहर निकलने वाले जो नेता हैं उन नेताओं ने जो बताया उसके मुताबिक बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों को स्पेशल स्टेटस देने की जो मांग है उसको आरजेडी, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान इन दोनों ने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की। उड़ीसा की मांग जो है बीजू जनता दल ने की और आंध्र प्रदेश के लिए वाईएसआर ने स्पेशल स्टेटस देने की मांग की है। इसके अलावा राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा सदन के भीतर हो, इसके लिए विपक्षी जो सांसद हैं उन्होंने अपनी अपनी जो है बात रखने की कोशिश की है बैठक के भीतर। और सत्ता पक्ष की तरफ से जब बैठक से बाहर निकलकर जब संसदीय कार्य मंत्री आएंगे या डिप्टी लीडर लोकसभा जब आएंगे तब वो अपनी जब बात मीडिया से रखेंगे तब ये पता चल पाएगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से किन किन मुद्दों पर रजामंदी की मुहर जो है वो लगाई गई है। बहरहाल इंतजार है सरकार के पक्ष का। जी बिल्कुल राजेश, और जिस तरीके से आपने बताया कि पक्ष द्वारा ये बात कही गई कि सदन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चले, बातचीत के जरिए जो मंथन है वो तमाम फैसले लिए जाएं इसमें, लेकिन जब सत्र हमने देखे इससे पहले भी किस तरीके से जो शोरगुल है वो किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि ये जो सदन की गरिमा है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, आपसी बातचीत करके जो देश हित में, राष्ट्र हित में यहाँ फैसले हमें लेने होंगे। लेकिन जब सत्र की शुरुआत होती है, कार्रवाई जब चल रही होती है, तब तो कुछ अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठकों में विपक्ष के और सत्ता पक्ष के तमाम सांसद एक साथ बैठते हैं
सुर में सुर मिलाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सदन की कार्रवाई ठीक ठाक ढंग से चलेगी। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष का रवैया जो है वो साफ तौर पर बदला हुआ वहां पर दिखाई पड़ता है, जो कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करता है। करोड़ों बराबर एक दिन होती है अगर सदन की कार्रवाई न चले, और ये 2-3-4 मौके ही ऐसे होते हैं मुकुल, जब हम देखते हैं कि जो सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो पहला सत्र जो है वो बजट सत्र होता है, फिर उसका बजट सत्र का दूसरा हिस्सा, फिर मॉनसून सत्र और जो शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र के 2 हिस्से होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो साल में 3 सत्र होते हैं जिसमें सांसदों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और अपने जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, जो उनके संसदीय क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको उठाना उनका धर्म और दायित्व दोनों है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि सदन की कार्रवाई जब चलती नहीं है तो उन सांसदों के मन में क्षोभ का वातावरण जरूर देखने को मिलता है, जो पहली बार चुनकर आए हैं, जो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, कुछ सीखना और समझना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि नए सांसदों को अधिक से अधिक सदन के भीतर होना चाहिए, संसदीय परंपराओं का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उन्हें संसद की कार्रवाई में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। लेकिन अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलती है तो वो मन महसूस कर रह जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं देश का करोड़ों रुपया जो है वो भी बर्बाद होता है और जो जनता, भोली भाली देश की जनता बिल्कुल, और चुनकर सांसदों को भेजती है वो भी अपने को ठगा सा महसूस करती है। जी राजेश, और उम्मीद यही की जा रही है कल से जब सत्र शुरू होगा तो शांतिपूर्ण स्थिति जो है वो सदन में नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खासतौर से केरल की अगर बात की जाए तो यहाँ निपाह वायरस से संक्रमित 14 वर्षीय लड़के की रविवार को मौत हो गई। संक्रमण की पुष्टि के बाद इस लड़के का इलाज कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था। केरल में निपाह वायरस से संक्रमित 14 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी है। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को मलप्पुरम के जिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें निपाह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य इस मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि 246 लोग प्राथमिक संपर्क सूची में हैं, जबकि 63 हाई रिस्क वाले हैं। संपर्क सूची में शामिल सभी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। मलप्पुरम में निपाह वायरस की पुष्टि होने के बाद रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। इन सबके बीच वायरस पर काबू के लिए सरकारी आदेश के तहत गठित एसओपी के आधार पर 25 समितियों का गठन किया गया है और संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आवश्यक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। और आइए बात करते हैं ईपीएफओ को लेकर। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों की संख्या मई में 19.50 लाख बढ़ गई है। ये अप्रैल 2018 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 की तुलना में इस साल मई में ईपीएफओ से जुड़ने वाले सदस्यों का शुद्ध आंकड़ा 19.62% अधिक रहा है। ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखाती है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल मई 2024 के ईपीएफओ में 9.85 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। तो रोजगार के मोर्चे पर यह भी एक बेहतर खबर, किस तरीके से ईपीएफओ से लगातार जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। पुणे में हो रही महाराष्ट्र भाजपा के राज्य सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की बदली हुई रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य नेता शिरकत कर रहे हैं। एक दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री साहेब दानवे राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। और आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। यह हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 समिट के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है। यूनेस्को के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और विशेषज्ञ भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। इसमें विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लिए जाते हैं। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों के संरक्षण की स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। और सरकार द्वारा संसद के बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो गई, जैसे हमारे संवाददाता भी इसकी जानकारी दे रहे थे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि संसद में सही ढंग से चर्चा जरूरी है। बजट आने वाला है तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की। लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने जो सुझाव दिया कि सत्र पार्लियामेंट का किस तरह से अच्छे तरह से चले, अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चाएं हो और व्यवधान कम से कम हो। देखिए, कोई भी इशू तो आएगा, इतने बड़े हमारे देश में अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं, उनको जरूर इस संसद में उठाना चाहिए, लेकिन एक तौर तरीके से उठाया जाए तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो। और आइए अगली खबर बात करते हैं जो कि केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। दरअसल केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। चुरबासा के पास पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 8 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायलों को एक स्थानीय निवासी भी इसमें शामिल हैं। करीब 6 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षाकर्मी, जिसमें एनडीआरएफ और इसके साथ साथ DRYMF प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 यात्रियों के शव निकाले हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में बने अस्थायी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अन्य यात्रियों की खोज में प्रशासन का सर्च अभियान भी जारी है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और यात्रा का रूट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा व भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं। हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेन में भी महिला यात्रियों को पीरियड्स के दौरान सेंट्री पैड्स मिल सकेंगे। जी हाँ, पश्चिम मध्य रेल जोन का भोपाल मंडल ये पहल करने जा रहा है। इसमें ट्रेन के कोच के भीतर ही सेंट्री पैड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कोच के अंदर एक कॉम्पैक्ट मशीन इंस्टॉल की जाएगी, जिसकी मदद से ट्रेन के कोच के अंदर ही सेंट्री पैड महिलाओं को मिल जाएंगे। 100 पैड की क्षमता वाली ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। हम लोग इसको रिमांचल एक्सप्रेस के डिफरेंट कोचेस में भी हम ये सैनिटरी पैड मशीन को स्थापित करेंगे और देखेंगे कि इसको हम और डिफरेंट ट्रेन्स के अंदर लगा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं खास तौर से खेल की दुनिया की भी। दरअसल किरण पहल ने वारसा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 23 वर्षीय खिलाड़ी किरण पहल ने 23.33 सेकंड में रिले पूरी की, जो कि इस साल किसी भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
किरण पहल के लिए ये जीत निश्चित रूप से उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए काफ़ी आत्मविश्वास देगी। वहीं ज्योति याराजी दूसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने 23.53 सेकंड में 200 मीटर रिले पूरी की। किरण पहल और ज्योति ये दोनों खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर रिले में हिस्सा लेंगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।